बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीना टीम में खुश आमदीद। नवाज शरीफ के इंटरव्यू का मकसद एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया और जजेस को दोबारा से धमकाने का मकसद, नवाज शरीफ की वापसी के लिए क्या मामला तय पाए, ताहयात नाअहली काला कानून, इस कानून को ख़त्म करने का असल फ़ायदा किसको है और इनकी मुकम्मल डील लंदन पूरा मंसूबा क्या था, पाकिस्तान को एटम बम एटमी ताकत किसने दिलवाई, नवाज शरीफ का झूठ और ज़राए के मुताबिक क्या नवाज शरीफ की वापसी तय हो चुकी है। ये सारी तफसीलात जानते हैं। पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले कुछ माह पहले कुछ सहाफ़ियों और आज़ादी इज़हार के लोगों ने एक मौक़िफ़ उठाया और एक दरख्वास्त भी दायर की गई और नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी उठाने का कहा। अदालतों ने सख्त सवालात किए, हाई कोर्ट से फिर ये लोग भागे भी। फिर मीडिया चैनल्स के ऊपर इनके सहाफ़ियों ने दोबारा यही मौक़िफ़ उठाया। मसलसल ये बात ज़ेरे बहस रही कि नवाज शरीफ की तकरीर या इंटरव्यू इसे रोकना, इसकी आवाज़ को आवाम तक ना पहुँचाना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। फिर हाई कोर्ट ने एक मफरूर, इश्तिहारी और मुल्ज़म की इस दरख्वास्त पर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए और उसका फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने ये दरख्वास्त वापस ले ली। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो एक मफरूर की तकरीर पर से पाबंदी उठाने के लिए बहुत कुछ किया जाता रहा, लेकिन इन्हीं के दौर में एक शख्स जिस पर ढेरों मुकदमात किए गए लेकिन कोई भी केस सही साबित ना हुआ, उसकी लाइव नशरियात, उसकी तकरीरों पर पाबंदी लगाई जाती रही और मुख्तलिफ चैनल्स को बंद किया जाता रहा। इससे ये साबित हुआ कि मीडिया ये खरीदते हैं और सहाफ़ियों को हर महीने इनकी तरफ से भारी रकम भी जाती है, जिससे मीडिया चैनल्स और ये सहाफ़ी सिर्फ इनका मौक़िफ़ सामने रखते हैं, चाहे वो इनका काम बुरा ही क्यों ना हो। किसी भी मुल्क का तरक्की करना और मुल्क का तबाह होना, उसमें ये सहाफ़त और मीडिया चैनल्स, इनका भी बहुत अहम रोल होता है। अगर आप सच्चाई अवाम के सामने नहीं रखेंगे तो इसके बुरे असरात बहुत ज़्यादा आएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सल्तनत उस्मानिया का खात्मा ये क्यों हुआ और इसमें मेन रोल किन लोगों ने अदा किया। सल्तनत उस्मानिया का खात्मा, इसमें सहाफ़ियों का बहुत अहम किरदार रहा। सहाफ़ियों का मौक़िफ़ उस वक्त ये था कि उस वक्त के सुल्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक तहरीक चलाई और अवाम के अंदर आज़ादी के लिए एक शोला फेंका गया कि आप भी बरतानिया की तरह आज़ाद रहने का सोचें, और अवाम के अंदर आज़ादी यानी कि बरतानवी निज़ाम की तहरीक चलाई गई और हर रोज़ एक नए अखबार में सुल्तान के ख़िलाफ़ बातें की जाती रहीं और अवाम को सुल्तान के ख़िलाफ़ किया गया। इस सब के पीछे भी उस वक्त बरतानिया था और ये सारी चीज़ें, ये तहरीकें उस सल्तनत की बर्बादी का बायस बनी। और अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हमारे मुल्क में भी यही सिचुएशन थी। पहली हुकूमत के ख़िलाफ़ हर वो तहरीक चलाई गई कि अवाम के अंदर नफ़रत पैदा की जा सके और इसमें मुलव्वस मीडिया चैनल्स थे, सहाफ़ी थे। आप देखें तो इस दौरे हुकूमत में महंगाई मार्च, कभी फ़लाँ मार्च, कभी फ़लाँ मार्च, ये सारी चीज़ें की जाती रहीं। हालांकि आप देखें तो सबसे बदतरीन हालात मुल्क की मईशत और मुल्क के इस इम्पोर्टेड हुकूमत में हैं। कोई भी मीडिया चैनल इन चीज़ों की खबर आपको नहीं देगा कि मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है और डॉलर को मसनूई तौर पर ऊपर लेकर जाया गया, बल्कि ऐसी इम्पोर्टेड का कोई बंदा हो जिसने अपने बुरे काम छुपाने के लिए कोई मुखालफ बयान देना हो और वही बयान आपको सारे चैनल्स दिखाएंगे। अब ये जो लंदन वाला इंटरव्यू हुआ, ये सिर्फ 4 सहाफ़ियों ने किया और नवाज शरीफ उसमें कहते हैं कि झूठे मुकदमात उनके ऊपर किए जाते रहे और झूठे मुकदमात की बना पर उन्हें मुल्क से निकाला गया और सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल भी किया गया और अपनी ही पार्टी की सदारत से भी हटाया गया। और अब जिन जजेस ने नाइंसाफ़ी की उनसे हिसाब लेना चाहते हैं। मतलब नवाज शरीफ का क्लियर था कि ये लोग इन जजेस से हिसाब लेंगे और जो लोग इसमें मुलव्विस थे, जिन्होंने ये सच सामने रखवाया और जिन एजेंसियों ने इसमें काम किया, अगर इनका बस चलता, अगर इनके मामलात ये तय ना होते तो नवाज शरीफ दोबारा से उन बंदों का नाम लेते, नाम लेकर कहते कि मैं तुमसे हिसाब आकर मुल्क वापस लूँगा। लेकिन इसके पीछे भी कुछ मुलाकातें हैं। अभी तक इनकी ये डील मुकम्मल नहीं हुई जो इनके साथ तय पाई गई। नहीं तो माजी की तरह 2018 में जिस तरह नवाज शरीफ ने डायरेक्ट जनरल बाजवा से हिसाब मांगा जाता रहा कि आपने हमारी हुकूमत को ख़त्म करवाया, आपने केसेस बनवाए, जजेस से फैसले भी आपने करवाए,
لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں تو دوبارہ سے ان کا موقف یہی ہے، بس تھوڑی سی باتیں ان کی چینج ہیں۔ اب نام اصل میں یہ اس لیے نہیں لے رہے کہ ممکنہ طور پر جو ان کی ڈیل ہوئی یہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، لیکن اس کے بھی اثرات سامنے اس طرح آئیں گے کہ جب NRO-2 مکمل ہوگا اور نواز شریف کی ملک واپسی ہوگی تو ان کی یہ جو ڈیل ہے، ان کے جو معاملات طے پائے گئے یہ اس وقت مکمل ہوں گے۔ لیکن اس تقریر میں اس کا بھی اشارہ دیا گیا کہ نواز شریف جلد واپس آئیں گے، لیکن اب یہ اپنی گرفتاری اور مقدمات کا ملبہ سارا عمران خان کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ ان کی حکومت میں ہی ہوتا رہا۔ ان کے اوپر جتنے بھی کرپشن کے کیسز تھے، جتنے بھی مقدمات تھے، یہ ساری حقیقت ان کی حکومت میں ہی سامنے آئی۔ آپ دیکھیں تو شاہد خاقان عباسی کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس سب کے پیچھے بھی آج نواز شریف نام تو ضرور لیتے، مگر ابھی تک صرف ایک ڈیل جو ان کی ہوئی اس کا یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں تو نام کسی کا بھی نہیں لیا گیا، لیکن باتیں نواز شریف نے ساری کر دیں۔ ماضی میں تو جنرل باجوہ سے پوچھا جاتا رہا، لیکن آج ساری پاور بھی ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی جنرل باجوہ یا کسی بھی ادارے یا کسی بھی بندے کا، کسی بھی طاقتور شخصیت کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی بہت گہرے راز چھپے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں تو شہباز شریف تو نام کا وزیر اعظم ہے، آپ کے سارے فیصلے، آپ کے ملک کے فیصلے، وزیر اعظم کے عہدے والے بھی فیصلے یہی بندہ نواز شریف کرتا رہا۔ اگلا آرمی چیف کس کو لگانا ہے؟ نون لیگ والے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نواز شریف نے کرنا ہے۔ تو شہباز شریف صرف کاٹ پتلی ہے، صرف عوام کی نظروں میں یہ دھول ڈالی گئی کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے۔ اگر یہاں پر تھوڑا سا غور کیا جائے، جو نواز شریف کا موقف تھا 2018 میں کہ جنرل باجوہ نے ان کے اوپر کیسز کروائے، جنرل باجوہ نے ہی ان کی حکومت کو ختم کروایا، تو اب دوبارہ سے انہیں ریلیف دلوانے والا کون ہے اور NRO-2 کو مکمل کروانے والا کون ہے؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو نواز شریف کی ملک واپسی پر سارے لوگ، جو PDM جماعت بنی تھی ان کی، یہ سب اپنا علیحدہ نام لے کر سامنے آئیں گے اور پھر دوبارہ سے وہی پارٹی بازیاں ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔